नाइन्थ क्लास के सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल के सभी दर्शकगणों, आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप सब बड़े स्नेह और प्यार के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम क्लास 9th के आधुनिक विश्व के चरवाहे पाठ नंबर 5 करेंगे। ये पाठ हमारे लिए कई रूप से महत्वपूर्ण है। एक ये आधार है जब हम आगे जाकर हिस्ट्री को कंपटीशन एग्जाम में तैयारी शुरू करेंगे। दूसरा, ये 9th क्लास के अंदर एक बेसिक चैप्टर है जो हमें ये बताएगा कि पशुपालक या जो लोग हम ऐसे देखते हैं बहुत सारे पशुओं के साथ घूम रहे होते हैं, असल में वे कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं। ये हमारे समझ को एक दायरा भी देते हैं कि ये भी हमारे समाज का हिस्सा है और हमें इन्हें सहर्ष अपना लेना चाहिए, क्योंकि सरकारी नीतियों का और औपनिवेशिक शासनकाल का इनके जीवन पर भी उतना ही असर पड़ा जितना हमारे जीवन पर पड़ा। इस चैप्टर के अंदर हम ऐसे घुमंतू लोगों के बारे में जानेंगे जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते, बल्कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते आते रहते हैं। आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए किसी पहाड़ों पर एक पशुओं का समूह वाला परिवार रहता है और अचानक से पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है, तो वे लोग क्या करेंगे? अपने पशुओं को उठाकर वहां से किसी ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहां पर हरी भरी चरागाहें होंगी और जहां पर बर्फ नहीं जमी होगी। दूसरा, मान लीजिए कि आप पहाड़ों पर हैं और वहां पर बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है, पानी आ जाता है, तब भी वर्षा की वजह से वहां से लोगों को पलायन करना पड़ता है अपने पशुओं के साथ। तीसरा, बेहद गर्मी की वजह से या सूखे की वजह से जब कोई चरागाहें है ही नहीं, तब भी वहां के पशु चारकों को और लोगों को वहां से पलायन करना पड़ सकता है। आज हम अपने इस चैप्टर के अंदर इसी प्रकार के कुछ चरवाहा समुदाय के लोगों के बारे में जानेंगे। और हम क्यों जानेंगे? क्योंकि ये हमारे समाज का हिस्सा है और ये हमारे इतिहास से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि इनके ऊपर भी औपनिवेशिक शासनकाल का उतना ही गहरा प्रभाव पड़ा। सबसे पहले है जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय, जो कि भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते थे। हमेशा मवेशियों के लिए चरागाहों की तलाश में भटकते रहते थे, कभी इस स्थान से कभी उस स्थान पर। जाड़ों में जब बहुत ज्यादा बर्फ हो जाती थी ऊंची पहाड़ियों पर, तो ये शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आ जाते थे। फिर उसके बाद अप्रैल में ये उत्तर दिशा में जाते थे और वहां की गर्मी की चरागाहें उन्हें मिल जाती थी। उसके बाद ये पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी तक जाते थे और गर्मियां शुरू होते ही, क्योंकि वहां पर बर्फ जो थी पिघल चुकी होती थी और पशुओं को अच्छी खुराक मिल जाती थी, हरियाली भी अच्छी होती थी। लेकिन जैसे ही सितंबर के अंत में फिर से पता था कि सर्दियां गहरी होंगी, तो बकरवाल फिर से अपना बोरिया बिस्तर समेटते हैं और जाड़े के ठिकानों की तरफ जो है वापस आने वाले ठिकानों की तरफ चल पड़ते हैं। जब पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जमने लगती तो इतना वो शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आ चुके होते थे। दूसरा समुदाय जो है वो है हिमाचल प्रदेश में रहने वाला गद्दी समुदाय। ये भी मौसमी उतार चढ़ाव के कारण शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आ जाता था और अप्रैल के आते आते उत्तर की तरफ जाते थे। पूरी गर्मियां लाहौल और स्पीति में बिताते थे। जब बर्फ पिघल जाती थी तो वापस अपने हिमाचल प्रदेश चले जाते थे। सितंबर में फिर वापस आते थे, लेकिन आते आते ये लाहौल और स्पीति में क्या करते थे, दोबारा से जो इनकी फसल थी वो वहां पर रुकते, फसल काटते, सर्दियों की फसल बो जाते और अपने रेवड़ को लेकर फिर से शिवालिक की पहाड़ियों में बैठ जाते थे। अब हम देखते हैं जरा पूरब की ओर। अब पूरब का मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल ही असम या अरुणाचल प्रदेश या हम मिजोरम जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हटके पूरब है हिमाचल प्रदेश से, वो है उत्तराखंड, जहां पर गढ़वाल और कमायूं में गुज्जर चरवाहे समुदाय जो है भाबर के सूखा इलाका, भाबर का सूखा इलाका कौन सा है? पहाड़ियों के निचले हिस्से में जो शुष्क जंगल है उन्हें भाबर कहा जाता है, की तरफ गर्मियों में ऊपरी घास, और ये सर्दियों में तो यहाँ पर, और गर्मियों में बुग्याल में चले जाते हैं। बुग्याल क्या है? ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। वहां गर्मियों में और भाबर में सर्दियों में। तो वहां पर चरागाहों की तलाश में जम्मू से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों से आए हुए लोग हैं जो बाद में यहीं पर बस गए थे। सर्दी गर्मी का हिसाब लगाकर फिर ये भी जो है अपना पलायन करते नजर आते हैं। उसके बाद है हिमालय पर्वत में रहने वाले चरवाहा समुदाय, जिसमें 3 नाम आएंगे, भोटिया, शेरपा, किन्नौरी। ये भी इसी तरह के चरवाहे थे, मौसमी बदलाव के हिसाब से अपने आप को ढालते थे।
जितना मैक्सिमम यूज हो सके चरागाहों का बेहतरीन यूज करते थे। लेकिन जब हरियाली खत्म हो जाती थी या ये यूज करने लायक नहीं रहती थी, तो ये लोग वापस से ऐसी चरागाहों में चले जाते थे जहां उनके लिए स्थितियां अनुकूल हो। इस प्रकार से इनका भी आना जाना लगा रहता था। लेकिन ये बात हुई हमारी तीनों पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की। अब हम बात करेंगे ऐसे चरवाहों की जो पठारों में, मैदानों में और रेगिस्तानों में रहते हैं। जब हम पठारों की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है धंगर। महाराष्ट्र का एक बहुत ही जाना माना चरवाहा समुदाय। शुरू में इनकी 20वीं शताब्दी में इनकी आबादी जो थी 4,67,000 थी। ज्यादातर गडरिये समुदाय थे, चादर और कंबल भी बनाते थे और भैंसे भी पालते थे। ये धंगर जो गडरिये थे बरसात के दिनों में तो महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। ये अर्ध शुष्क इलाका था, बारिश कम होती थी, मिट्टी लेकिन उपजाऊ नहीं थी, चारों तरफ सिर्फ कंटीली झाड़ियां थी। बाजरे के अलावा इनकी कोई फसल होती नहीं थी। लेकिन जैसे ही मानसून आता था तो ये जो थे मानसून में ये पट्टी धंगर के चरवाहों के लिए एक विशाल चरागाहें बन जाती थी। अब आया अक्टूबर। अक्टूबर के आते आते क्या हुआ, बाजरे की कटाई करने के बाद चरागाहों की कमी हो जाती है तो ये पश्चिम की ओर चल पड़ते हैं। महीना भर चलने के बाद लगभग कोंकण के इलाके में पहुंचते हैं और अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी के कारण वहां पर बहुत अच्छी फसल होती है। लेकिन देखिए कितने अलग और कितनी अच्छी हर्ष की बात है कि कोंकण के किसान इनके आने से नाराज नहीं बल्कि खुश हो जाते थे। क्यों? कारण क्या था? देखिए कोंकण के किसानों को खरीफ की फसल काटकर और अपने खेतों को रबी की फसल के लिए उपजाऊ बनाना होता था। जब वहां पर धंगर अपने मवेशी लेकर पहुंचते थे तो मवेशी खेतों में बची हुई ठूंठ को खा लेते थे और गोबर से खेतों को खाद मिल जाती थी। कोंकणी किसान बदले में चावल भी देते थे चरवाहों को, जिससे वो वापस में आते हुए अपने इलाके में ले आते थे, क्योंकि उनके इलाके में तो अनाज होता नहीं था, सिर्फ बाजरा होता था। मानसून की बारिश शुरू होते ही धंगर कोंकण और तटीय इलाकों को छोड़कर फिर से अपने इलाके में आ जाते थे। अगला समुदाय जो है वो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इनमें थे जो भेड़ बकरियां पालने वाले और गडरिये, ये भी लोग रहते थे। अब आपको थोड़ी सी टर्म्स भी समझाते हैं। रबी यानी कि जो फसलें नवंबर दिसंबर में उगाई जाती हैं, मार्च के बाद काट ली जाती हैं, वो रबी कहलाती हैं। खरीफ जो मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में कटने लगती हैं, वो खरीफ कहलाती हैं। ठूंठ क्या है? पौधों की कटाई के बाद जो जड़ें जमीन में रह जाती हैं उन्हें ठूंठ कहा जाता है। अब जो हम आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की बात कर रहे हैं उसके 2-3 समुदाय हैं, गोला, कुरुमा और कुरुबा। जो गोला है वो गाय भैंस पालते हैं। कुरुमा और कुरुबा भेड़ बकरियां। ये भी हाथ से बने हुए कंबल बेचते हैं। ये लोग जंगलों और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते हैं। वे अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधे भी करते हैं। पहाड़ी चरवाहों के विपरीत यहाँ के चरवाहों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना सर्दी गर्मी से तय नहीं होता, बल्कि बरसात और सूखे से तय होता है। क्योंकि जो भेड़ें होती है ना, ये नमी वाले वातावरण में जहां पर बरसात बहुत होती है वहां पर नहीं रह पाती, इसीलिए इन्हें वहां से हटके सूखे स्थान पर जाना पड़ता है। चरवाहों में एक आना जाने का बहुत ही जाना पहचाना नाम जो है वो है बंजारा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बड़े फेमस रहे हैं ये अपने साथ अनाज और चारा लेके लोगों को खेत जोतने के लिए जानवर और दूसरी चीजें बेचते हैं और जहां भी जाते हैं अपने जानवरों के लिए अच्छी चरागाहें ढूंढ लेते हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में राइका समुदाय रहता है। क्योंकि वैसे तो ये किसान लोग हैं, लेकिन यहाँ पर भी फसल की बहुत कमी होती है, इसीलिए लोग धीरे धीरे अक्टूबर के आते आते जब चरागाहें सूखने लगती हैं तो वहां से दूसरे स्थानों पर जाने लगते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत बड़ी संख्या में ऊंट भी पालते हैं, जबकि कुछ लोग भेड़ बकरियां भी पालते हैं। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि चरवाहा समुदाय की जिंदगी कई चीजों को सोच विचार कर आगे बढ़ती है। आप छोटी सी पिक्चर देखिए जिसमें ऊंट पालक है अपने ऊंट के साथ, और इनकी बस्ती को ढंडी कहा जाता है। आपको ये शब्द अच्छे से याद करना है क्योंकि कोई पता नहीं कब ये काम आ जाए। ये पुष्कर का मेला है, लगभग बलोत्रा का। बलोत्रा में स्थित ऊंट मेला है। यहाँ पर ऊंटों की खरीद फरोख्त के लोग आते हैं। मेले में मारू रायका ऊंटों के परीक्षण में अपनी महारत का प्रदर्शन भी करते हैं। इस मेले में गुजरात से घोड़े भी लाए जाते हैं। जबकि हम ये जो है पिक्चर ये देख सकते हैं, ये पुष्कर के ऊंट मेले की है।
तो इस प्रकार से हम दो मेलों की बात कर रहे हैं, एक है पुष्कर का ऊंट मेला और एक है बलोत्रा स्थित ऊंट मेला। इसलिए बलोत्रा और पुष्कर दोनों आपको अपने माइंड में रखने हैं कि ऊंटों का मेला बलोत्रा में भी लगता है और पुष्कर में। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि जो ये चरवाहा समुदाय के लोग हैं, ये बहुत सारी चीजों को सोच समझकर आगे बढ़ते हैं। कैसे आगे बढ़ते हैं कि जिस इलाके में जाएंगे वहां पानी और चरागाहें मिल भी जाएंगी या नहीं, कितने समय में ये वहां पहुंच जाएंगे। तीसरा, जिस रास्ते से गुजरेंगे क्या किसान उन्हें गुजरने देंगे। चौथा, क्या किसानों के साथ उनके अच्छे संबंध हैं ताकि किसानों के खेतों से उन्हें घास और चारा मिल सके। और क्या वे उस रास्ते पे कुछ व्यापार, चरवाही खेती भी कर सकते हैं या नहीं। ये तो था इनका अपना जीवन जिसे वो जी रहे थे अपने हिसाब से, चाहे वो मुश्किलों भरा था चाहे वो आसान था, लेकिन ये संघर्ष कर रहे थे अपनी आजादी के साथ। लेकिन धीरे धीरे जब औपनिवेशिक काल शुरू हुआ, अंग्रेजों का आगमन शुरू हुआ, तो इनका जीवन बदलने लगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा राज्य हड़पने के लिए आए थे। अब जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे पशु चारक या चरवाहा लोग घूम रहे हैं और बहुत सारी चरागाहें हैं जिनसे उन्हें कोई टैक्स नहीं मिलता, कोई कर नहीं मिलता, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन्हें समेट दिया जाए, इन्हें कम कर दिया जाए। पर ये क्यों और क्या कारण? नंबर एक, अंग्रेज सरकार चरागाहों को खेती की जमीन में तब्दील करना चाहती थी, क्योंकि खेती में तब्दील होगी तो उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। जूट, कपास, गेहूं, पटसन ऐसी चीजें उगाने से ज्यादा आमदनी होगी। अंग्रेज अफसरों को बिना खेती की जमीन का कोई मतलब समझ नहीं आता था, क्योंकि उससे ना तो लगान मिलता था ना ही कोई उपज। ऐसी जमीन को वे बेकार मानते थे। इसी के चलते उन्होंने ये जमीनें जो है अपने कब्जे में लेकर धीरे धीरे ऐसे लोगों को सौंपनी शुरू कर दी जो अंग्रेजों के अपने थे। दूसरी बात, उन्होंने जंगलों में वन अधिनियम लागू करने शुरू कर दिए। कानूनों की आड़ लगाकर सरकार ने ऐसे जंगलों को आरक्षित घोषित कर दिया जहां पर देवदार या साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा हो सकती थी। अब ये तभी पैदा होगी जब चरवाहों की आवाजाही रुकेगी। तो कई जंगलों को सुरक्षित घोषित करके उनमें चरवाहों को कुछ अधिकार दे दिए कि वे आ सकते हैं, लेकिन परमिशन लेकर आ सकते हैं। ये कितने समय के लिए आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वे अपने पशु लेकर आएंगे तो जो जंगल को बसाने जा रहे हैं अपने फायदे के लिए, उनकी कोपलें नष्ट हो जाएंगी। फिर उसके बाद ऐसा करने से जो किसान चरवाहे थे उनके जीवन जो था वो बदल गया। अब वो अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकते थे, जाना पड़ता था तो परमिट लेकर जाना पड़ता था। जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई वहां पर भी उन पर नजर रखी गई और पहले से ही उनकी प्रवेश की वापसी की तारीख तय होती थी, चाहे चारा कितना भी क्यों ना हो, लेकिन जिस तारीख को उन्हें जाना होता था वहां से उन्हें हटना ही पड़ता था। तीसरा है, अंग्रेज अफसर घुमंतु किस्म के लोगों को शक की नजर से देखते थे। उन्हें लगता था कि ये लोग अपनी चीजें बेचने वाले कारीगर और व्यापारी और रेवड़ के लिए हर साल नई नई जगहों पर जाते हैं और ये यकीन के लायक नहीं है। इसीलिए उन्होंने एक अलग से एक्ट बनाया। औपनिवेशिक सरकार ने कौन सा एक्ट बनाया? अपराधी जनजाति अधिनियम 1871 में, जिसमें दस्तकार, व्यापारी और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी सूचियों में शामिल कर दिया कि ये तो कुदरती और जन्मजात अपराधी हैं, ये गांव में आने के लायक या बस्तियों में आने के लायक नहीं है और बिना परमिट के ये इधर से उधर भी नहीं जा सकते। बैठे बिठाए ही ऐसे चरवाहा समुदाय जो थे इन्होंने चोर बना दिए। चौथा, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार जो कर सकती थी उसने किया। अब उन्होंने क्या किया कि चरवाहा समुदाय के लोगों पर टैक्स लगा दिए कि आप कितनी मवेशियां रख रहे हैं उसका टैक्स हमें दीजिए। चरवाहों से चरागाहों में चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूल किया गया। देश के ज्यादातर चरवाही इलाकों में जो थे चरवाही टैक्स लागू कर दिए गए। प्रति मवेशी टैक्स की दर तेजी से बढ़ती गई, टैक्स वसूली की व्यवस्था जो थी मजबूत होती गई। ठेकेदार लगा दिए जो चरवाहों से टैक्स वसूल करते थे और धीरे धीरे पास जारी कर दिए कि चरागाहों में शामिल होने का अधिकार या घुसने का अधिकार उन्हें ही है जो टैक्स अदा करते हैं। अब बात आती है कि इन बदलावों ने चरागाहों की जिंदगी को किस प्रकार से प्रभावित किया।
अब उनकी चरागाहें जो थी चरवाहों की, वो दिनों दिन सिकुड़ती गई, छोटी होती गई, जिस वजह से क्या था कि बहुत सारे गडरियों ने, पशुपालकों ने, चरवाहा समुदाय के लोगों ने अपने पशु जो थे वो कम कर दिए, वो कम रखने लगे। उसके बाद दूसरा क्या हुआ कि वो अब थोड़ा बहुत बिजनेस करने लगे, और जो धनी लोग थे वो अब जमीन खरीदकर स्थायी रूप से रहने लगी, क्योंकि पशु चराना उस समय चरवाहा समुदाय के लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो गया था। फिर आता है कि चरवाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया। अब इनका सामना करने के लिए उन्होंने क्या था कि अपने पशुओं को की संख्या कम कर दी। अब वो किसान जो थे आमतौर पर हरियाणा के खेतों में जाने लगे, क्योंकि वहां पर कुछ जगह खाली पड़ी थी, और किसान भी इससे सहमत है, क्योंकि उससे उनके खेतों को खाद मिल जाती थी। और जिनके पास पैसा था वो अब जमीन खरीदकर स्थायी रूप से रहने लगे। जो गरीब थे बेचारे वो मजदूरी करने लगे, और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने सूदखोरों से ब्याज पर पैसे लिए लेकिन वो चुका नहीं पाए, तो वो अपना जीवन नष्ट कर बैठे। इस प्रकार से बहुत ज्यादा असर जो है चरवाहों के जीवन पर पड़ा। हम आज के अपने इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। कल हम ये पढ़ेंगे कि जो अफ्रीका के चरवाहा जीवन है उसके बारे में क्या असर पड़ा। लेकिन अभी इस लेसन को हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि इस लेसन को हमें फिर से रिवाइज करने से ये लेसन जितना हमने समझा है वो सारा हमारा क्लियर हो जाएगा। आइए एक बार फिर से जो अभी हमने एनसीईआरटी की बुक्स में पढ़ा है उसे स्लाइड से एक बार फिर रिवाइज करते हैं, ताकि कहीं कोई गुंजाइश ना रहे कि हमारा कुछ टॉपिक कोई छूट गया है। सबसे पहले है कि जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल, जो कि भेड़ बकरियों के रेवर में रहते थे, जाड़ों में बर्फ जमने के कारण शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आ जाते थे। अप्रैल के महीने में उत्तर दिशा की ओर जाना शुरू कर देते थे, और पीर पंजाल की दर्रों से होते हुए वापस अपने स्थान पर। और जो गुज्जर बकरवाल समुदाय है, हम मैप में देख सकते हैं कि वो जम्मू कश्मीर के किस भाग में पड़ता है। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश के गद्दी चरवाहे, जो जाड़ों में शिवालिक की निचली पहाड़ियों में ठीक उसी प्रकार आ जाते थे जैसे कि गुज्जर बकरवाल। अप्रैल में उत्तर की ओर आना, और फिर पूरी गर्मियां जो थी लाहौल स्पीति में बिताना, बर्फ पिघलने पर ऊपरी पहाड़ियों में वापस चले जाते थे। और हम मैप में देख सकते हैं कि गद्दी समुदाय जो है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद है गढ़वाल और कुमायूं, जो थोड़ा सा हिमाचल के पूर्व में पड़ता है, वहां पर रहने वाले गुज्जर चरवाहे। ये जाड़ों में, तो जाड़े मतलब सर्दियों में, भाबर के सूखे इलाकों में चले जाते थे, जबकि गर्मियों में ये बुग्याल के मैदानों में चले जाते थे। हम यहाँ पर जो है मैंने बॉक्स में लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही हिमालय के पर्वतों में और भी भोटिया, शेरपा और किन्नौरी इस प्रकार के समुदाय भी रहते थे, जो अपनी चरागाहों का बेहतरीन यूज करने के बाद ही अगली चरागाहों पर जाते थे। उसके बाद है महाराष्ट्र के धनगर समुदाय के चरवाहे। 20वीं शताब्दी में इनकी जनसंख्या 4,67,000 थी। गडरिये और चरवाहे इनमें मुख्य रूप से थे, कंबल और चादरें बनाते थे। बरसात के मौसम में ये पठारों में रहते थे क्योंकि शुष्क थे, लेकिन जैसे ही बरसात के मौसम के बाद ये बाजरे की फसल उगाने के बाद ये अपना कोंकण की ओर आना शुरू कर देते थे। और आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में कहाँ पर धनगर समुदाय के लोग रहते हैं। अब कोंकण के किसान इनका स्वागत करते थे, क्योंकि कोंकण के किसान भी अपनी फसल काट के हटे होते हैं। ये वहां पर जो ठूठें बच जाती थी जानवर उन्हें खा लेते थे, और गोबर से खेतों को खाद भी मिल जाती थी। बदले में किसान धनगर के चरवाहा समुदाय को चावल देते थे, क्योंकि धनगर समुदाय के खुद के क्षेत्र में चावल या कोई भी अनाज बेहद कम होता था। और ये हम धनगर देख सकते हैं। उसके बाद है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में गोल्ला, कुरुमा, कुरबा सूखे पठार हैं। ये गोला समुदाय गाय भैंस पालता है, कुरुमा और कुरुबा जो है भेड़ बकरियां पालते हैं, हाथ से बुने हुए कंबल बेचते हैं, छोटे मोटे खेतों के नजदीक भी रहा करते हैं ये, ताकि थोड़ी बहुत खेती भी कर सकें। बरसात और सूखे के हिसाब से जगह बदलते हैं, और सूखे में तटीय इलाकों की तरफ आ जाते हैं, और बरसात में फिर वहां से चले जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आंध्र प्रदेश और कुरुमा कर्नाटक के इलाके में कुरुमा, कुरुबा और गोला समुदाय के लोग रहते हैं। उसके बाद है बंजारे। बंजारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश
पंजाब और महाराष्ट्र के इलाकों में रहते हैं, दूर दूर घूमते और लोगों को चारा और अनाज के बदले जानवर जो खेती में काम आते हैं दूसरी चीजें बेचते थे। उसके बाद है राजस्थान का राइका समुदाय। आप पिक्चर में देख सकते हैं मैप के अंदर कि राइका समुदाय कहाँ पर है, और मलधारी मरुस्थल क्षेत्र के मलधारी, लेकिन ये कच्छ के रण क्षेत्र में पड़ते हैं और कच्छ जो है वो गुजरात में है। जब इलाके में बारिश नहीं होती और फसलें भी खराब हो जाती हैं तो लोग चरावाही का काम करते हैं, और बरसात के मौसम में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर के इलाके में रहते थे क्योंकि चारा मिल जाता था। अक्टूबर में नई चारागाहों की तलाश में चले जाते हैं और बरसात होने पर ही लौटते थे। कुछ लोग ऊंट पालते थे राइका समुदाय के, और कुछ भेड़ बकरियां। उसके बाद है मलधारी चरवाहे जो थे कच्छ के रेगिस्तान में मिलते हैं, और जबकि पुष्कर में ऊंटों का मेला लगता है। उसके बाद हम थोड़ा बहुत इसको रिवाइज करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कौन सा चरवाहा समुदाय किस जगह पर पड़ता है। देखिए नंबर 1 पे है गुज्जर बकरवाल, ये जम्मू कश्मीर में, गद्दी हिमाचल प्रदेश, फिर गुज्जर गढ़वाल कुमायूं, भोटिया शेरपा किन्नौरी हिमालय के पर्वतों में, धंगर महाराष्ट्र, गोला कुरमा कुरबा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, बंजारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राइका राजस्थान का समुदाय है। जबकि अगर मैं यहाँ पर एक और कहूँ, देखते हैं आपने पीछे कितना याद किया है, मलधारी वो है गुजरात का जो है रण क्षेत्र है वहां पर पाए जाते हैं। उसके बाद है चरवाहा समुदाय की जिंदगी जो थे अपनी जिंदगी काफी सोच समझकर आगे बढ़ाते थे। कौन सी बातें वे पहले ध्यान में रखते थे कि वो किस क्षेत्र में अपने रेवड़ को कितने दिन रख सकते हैं। दूसरा, इलाके में जाने का सही समय चुनना होता था, और साथ में क्या उस इलाके से गुजरने की इजाजत उन्हें मिल जाएगी। तीसरा, उन्हें किसानों से अच्छे संबंध भी बनाने पड़ते थे ताकि उनके खेतों में वो अपने पशुओं को घास चरा सकें। साथ में क्या उन्हें व्यापार का कोई लाभ हो सकता है या नहीं, ये भी ध्यान में रखना पड़ता था। नेक्स्ट है औपनिवेशिक शासन आने से उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। अंग्रेज चरागाहों को खेतों में परिवर्तित करना चाहते थे। वे इन जमीनों पर चाय, नील, पटसन उगाना चाहते थे क्योंकि इस जमीन से ना तो अधिक लगान मिलता था ना फसल। इसीलिए उन्होंने ये चरागाहों पर कब्जा करके ऐसे लोगों को दे दी जो उनके अपने थे ताकि उन्हें लगान मिल सके। दूसरा, सरकार ने वन कानून की आड़ लेकर बहुत सारी चरागाहों को आरक्षित वनों में डाल दिया, और अब जो सुरक्षित वन के रखे गए उसमें भी चरवाहे जो थे परमिट लेकर ही आ सकते थे। तीसरा है औपनिवेशिक अफसर घुमंतु चरवाहों को शक की दृष्टि से देखते थे, और इसी के तहत 1871 को आपराधिक जनजाति अधिनियम पास किया गया। बहुत सारे चरवाहा समुदाय को जन्मजात या कुदरती अपराधी घोषित कर दिया गया। चौथा है अपनी आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने प्रति मवेशी पर, प्रत्येक मवेशी, भैंस, भेड़ या बकरी पर टैक्स लगा दिया कि जितने अब पशु टैक्स घास चर रहे हैं क्या उतनों का टैक्स पे हुआ है या नहीं। इसके चलते पशु चराने से पहले भी चरवाहों को टैक्स अदा करके परमिट लेना पड़ता था। इन बदलावों का चरवाहों की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा। एक तो खाना बदोशों की गतिविधियों पर औपनिवेशिक सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। दूसरा, विभिन्न कानूनों के द्वारा चराई क्षेत्रों पर चरवाहों के प्रवेश पर, एंट्री पर प्रतिबंध लग गया। तीसरा, अब वे किसी वन क्षेत्र पर निश्चित समय सीमा में ही प्रवेश कर सकते थे, इवन कि उनके जाने की समय सीमा भी तय होती थी। चौथा है अब उन्हें चराई कर देना पड़ता था। पांचवा, क्योंकि उनका जीवन स्थायी नहीं था, एक जगह पे नहीं रहते थे, तो बहुत सारे कबीले अपराधी कबीले घोषित कर दिए गए, और धीरे धीरे अब उनके पशु मरने लगे और पशुओं की संख्या भी कम होती गई। उसके बाद है कि इन बदलावों का चरवाहों ने कैसे सामना किया। नंबर 1, अब वे कम संख्या में जानवर रखने लगे। नंबर 2, वे हरियाणा के खेतों की ओर जाने लगे क्योंकि कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में मवेशी चरा सकें, और खेतों को खाद की जरूरत होती थी, उन्हें इन मवेशियों के मलमूत्र से मिल जाती थी। कुछ धनी चरवाहों ने जमीन खरीदकर स्थायी बस रूप से बसना शुरू कर दिया। कुछ निर्धन चरवाहों ने खेतों और कारखानों में मजदूरों के रूप में काम करना शुरू कर दिया। और हर स्थिति का सामना कर, लेकिन ये बहुत बहुत बड़ी बात है क्योंकि परिस्थितियां इंसान को मजबूत ही बनाती हैं। हर स्थिति का सामना कर आज चरवाहा ना सिर्फ जिंदा है बल्कि उनकी संख्या में भी वृद्धि हुई है।
इसके साथ ही हमने आज चरवाहा जीवन जो है भारत का पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम अफ्रीका के अंदर जो चरवाहा समुदाय हैं उनके जीवन पर क्या असर पड़ा औपनिवेशिक परिस्थितियों का, वो हम देखेंगे। इस प्रकार सदा हमारे साथ बने रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।